नमस्कार। विज्ञान जगत में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन पर। अंतरिक्ष की दुनिया एक बहुत ही अनूठी, अद्भुत एवं रहस्यमयी है और हमेशा मानव मात्र को इसके लिए जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। इन जिज्ञासाओं और रहस्यों के लिए समय समय पर वैज्ञानिक नई नई खोजें करते रहते हैं ताकि इन जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। बचपन में तारे और चांद नानी दादी की कहानियों तक सीमित थे, किंतु जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि चांद वास्तव में मामा नहीं बल्कि एक पृथ्वी का उपग्रह है। इसी तरह की निरंतर नई नई खोजें होती रहीं, ग्रह उपग्रह के बारे में मानव मात्र को पता चलता रहा। और आपकी, हमारे दर्शकों की इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, जो हैं श्रीमती प्रीति वैष्णव जी, जो कि एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं और वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ वो एस्ट्रोनॉमी साइंस सोसाइटी जयपुर के भी एक सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्रीति जी, हमने अभी कहा कि एक प्रोग्राम हमने देखा था अभी हाल ही में सांभर में, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए वो किया गया था। उल्का पिंड कैसे होते हैं और वो शावर कैसे करते हैं, इस बारे में लोगों को दिखाया गया टेलीस्कोप के माध्यम से। तो हमें आप ये बताएं कि ये प्रोग्राम क्या था और इसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो ऐसा है कि काफ़ी दिनों से ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज़्म के अंडर में। तो हम लोग प्लान करते रहते हैं, तो उसमें हमारा ये हुआ कि सांभर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी अंधेरा दिखेगा, आकाश में काफ़ी अंधेरा रहेगा, मतलब क्योंकि लाइट का पॉल्यूशन नहीं रहेगा। जो आसपास की लाइटें हैं, जो अर्बन जो सिटीज़ में मिलती है, वो लाइट नहीं होगी। तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा एक खगोलीय घटना होने वाली थी जिसको हम उल्का पिंड की बौछार के नाम से जानते हैं। अगर अंग्रेजी में बोले तो वो है मीटियोर शावर कहते हैं। तो जो मीटियोर शावर था, तो वो काफ़ी अच्छा मीटियोर शावर था जिसका नाम लायरेड मीटियोर शावर था। तो फिर हमने सांभर में ये जो स्पॉट था, इसको हमने लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया और वहाँ हमने 2-3 टेलीस्कोप्स भी लगाए ताकि वो मीटियोर शावर के अलावा और भी चीज़ें देख पाएँ। पर सबसे जो मुख्य जो घटना थी, खगोलीय घटना, वो थी उल्का पिंड की बौछार। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो उल्का पिंड ये जो था, इसका नाम था लायरेड। और ये जो लायरेड है, इसका जो सोर्स है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, वो एक धूमकेतु जिसको कहते हैं कॉमेट इंग्लिश में, वो था थैचर नाम का कॉमेट था। जो कि कम से कम 415 साल में एक बार एक चक्कर मारता है वो पूरे हमारे सौर मंडल का। तो लेकिन जब आपको पता है कि जब वो चक्कर मारता है तो पीछे जो होता है ना, काफ़ी सारी धूल के कण और गैस ये छोड़ जाता है। तो ये लगातार मतलब घूमते रहते हैं हमारे सौर मंडल में। तो उसी से ये जो उल्का पिंड बौछार जिसको कहते हैं वो होती है। तो ये हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो इस नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि जैसे ही ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई आवाज़ भी आती है? नहीं, आवाज़ तो नहीं आती है, बहुत दूर होता है। हाँ, काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए तो घर्षण से उसके अंदर ऐसे अग्नि जैसी प्रज्वलित हो जाती है, वो जल जाते हैं। तो वो जल रहे होते हैं, तो जलते हुए वो जब हमारी धरती पर आ रहे होते हैं और गिरने से पहले वो राख बन जाते हैं। लेकिन वो जो जलते हुए, जैसे हम टूटते हुए तारे नहीं कहते, तारे गिरे लगातार, एक के बाद एक बारिश हो रही है टूटते हुए तारों की, तो इस तरह का नज़ारा था। तो इस का हमने आयोजन किया था। ये जो टूटता हुआ तारा होता है, क्या वास्तव में ये धूमकेतु ही होता है? टूटते हुए तारे जनरली यही धूमकेतु, मतलब आप इसको एग्जैक्टली एक धूमकेतु नहीं, पर क्योंकि आप देखते हो कि सौर मंडल में काफ़ी सारी धूल है और काफ़ी सारे क्षुद्र ग्रहों के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं हमारे वायुमंडल में और जलते रहते हैं, क्योंकि वो जलता हुआ कुछ ऐसा खगोलीय पिंड आपको दिखता है कि वायुमंडल में आ रहा है, तो आपको लगता है तारा टूटा, क्योंकि हर चीज़ तारा ही है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि आसमान में अगर अंधेरे आकाश में देखा जाए तो सब तारे दिखाई देते हैं, लेकिन वो ग्रह हैं, उपग्रह हैं या नक्षत्र हैं, इसके बारे में एक खगोल शास्त्री ही हमें बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, इस जो आप ये प्रोग्राम था हमारा सांभर में, कितने लोगों ने अटेंड किया ये प्रोग्राम?
ये अगर मैं बोलूँ तो कम से कम नहीं तो 300 से 400 लोग थे, और इन सब का अरेंजमेंट हमने बस के थ्रू किया था। JKK से सब लोग बस में, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हुए थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक्सेसिव भीड़ हो जाए जो हैंडल नहीं कर पाए। पर फिर भी कई लोग, मैं अगर आपको बोलूँ दिन भर में शाम से जो आना चालू हुए तो कम से कम 400 से 500 की भीड़ हो चुकी थी, और कई लोगों को निराश भी होना पड़ा क्योंकि इतना हमारे पास स्कोप नहीं था कि हम इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकें। पर फ्यूचर में हम ज़रूर चाहेंगे कि जी ज़्यादा। विजन क्या है इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करने का? तो इस प्रकार का विजन तो ये है आसमा कि देखो, तो आप भी जानते हैं कि बच्चे किताबों में पढ़ते हैं ये ग्रह नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में, धूमकेतु, लेकिन उनको कभी कोई इस तरह का अनुभव नहीं हुआ है कि आसमान में ऐसी कोई चीज़ होती है, सच में होती है, या ये किताबों तक ही सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, यूट्यूब के एक वीडियोस देख लोगे या आप गूगल कर लोगे, लेकिन अगर अपनी आंखों से ये अगर आप नज़ारे देख पाएँ तो उसकी बात ही कुछ और है। अगर जो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें, उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल। और हम एक और उद्देश्य है कि आम जनता को जनरली नहीं मालूम है कि ये सब खगोलीय घटनाएं वास्तविक हैं, होती हैं, और इनको आप देख सकते हो, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रख सकते हो। तो इस तरह के जब हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो नेचुरली काफ़ी सारी जैसे कहते हैं ना अवेयरनेस होती है, साथ ही साथ रुझान भी बढ़ता है साइंस और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है ये कि लोग जाने कि आसमान में तारे होते हैं। क्योंकि आसमान, मुझे लगता है कि आप और मैं तो फिर भी 2-4 तारे देख लेते हैं जयपुर के आसमान से, पर शायद हमारे बच्चों के बच्चे बोलेंगे तारा कुछ होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से प्रकाश का प्रदूषण बढ़ रहा है तो आसमान में तारे कम दिखाई देने लगे हैं। हम गाँवों में तारे ज़्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम, ये उल्काएं क्या हैं? व्हाट इज़ मीटियोर? अच्छा, मीटियोर एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारे सौरमंडल जब बना, जब हमारा पूरा ब्रह्मांड बना जिसे कहते हैं, और बिग बैंग की थ्योरी जिसको हम मानते हैं जी, तो उस वक्त काफ़ी सारे ग्रह और काफ़ी सारे तारे, उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, बहुत सारी खगोलीय पिंड बने। तो उसी दौरान काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे धूल के कण भी बने जो कि लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे सौरमंडल में और बाहर के सौरमंडल में चक्कर मारते रहते हैं। तो कभी कभी गुरुत्वाकर्षण से वो हमारी सौरमंडल की तरफ खींचे चले आते हैं, और हमारी किस्मत अच्छी होती है कि वो धरती की तरफ भी कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही धरती के वायुमंडल में वो प्रवेश करते हैं, वो अलग अलग तरह के जो उल्कापिंड होते हैं, अलग अलग तरीके के, उनका साइज अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो वो जलने लग जाते हैं, और उसको हम टूटता हुआ तारा, मीटियोर शार, उल्का पिंड, अरे कुछ जलता हुआ गिरा नीचे, इस तरह से। और इस तरह की अखबार में हमने न्यूज़ भी पढ़ी है कि एक बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, टकराने वाला है, और बड़ी भय की स्थिति भी बन जाती है कई बार। तो क्या ये वास्तव में इस तरह की क्षति पहुंच सकती है पृथ्वी को इस तरह के उल्का पिंडों से? बिल्कुल पहुंच सकती है, पर अभी तक हमारी किस्मत ने बहुत साथ दिया है कि हालांकि ऐसी घटना के बारे में चेतावनियाँ हमको मिलती रहती हैं, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पता नहीं कोई एक और शक्ति है जो उसकी रास्ते को मोड़ देते हैं। एक्चुअली जो एक ग्रह है हमारा, इसको कहते हैं बृहस्पति जी, उसके आगे एक पूरा एक बेल्ट है जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, इसको हिंदी में शूद्र ग्रह बोला जाता है। तो उसके जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, कभी कभी वो घूमते घूमते, मतलब बिकॉज मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण होता है, तो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर वो बहुत बड़ा उल्का पिंड है, वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जला, और काफी ज्यादा गति से वो पृथ्वी की तरफ आ गया और गिर गया। तो आपने सुना होगा जैसे एरिज़ोना है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर बना हुआ है। बिल्कुल। तो वो उसी उल्कापिंड का, कभी कभी छोटे छोटे उल्कापिंड कहीं खेतों में गिर भी जाते हैं, और आप ऑफ एंड ऑन सुनते रहते हैं उनके बारे में। तो मैम, पूंछ वाला तारा क्या होता है? यही धूमकेतु होते हैं? क्या होता है ना कि जैसे कोई भी कॉमेट, कोई धूमकेतु जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो उसके अंदर बर्फ भी है और धूल भी है। तो क्या होता है, जब वो तो थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघलने लग जाती है और वो वाष्पित भी होने लग जाते हैं। उसके अंदर काफ़ी और तरीके के जैसे कहते हैं ना रसायन भी होते हैं, तो वो पीछे से पूंछ जैसी उसकी बन जाती है, एक टेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो धूमकेतु का जो हेड है, जो सिर है, वो तो आगे बढ़ गया। अच्छा। तो पीछे छोड़ गया बहुत बड़ी धूल जिसके अंदर डस्ट है, आइस के पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम धूमकेतु कहते हैं। और इसी के पार्टिकल्स कभी कभी जिसको हम बोलते हैं ना कि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करके और जलने लग जाते हैं। तो यानी कि किसी भी तरह से अपशगुन नहीं है टूटता हुआ तारा,
ये खगोलीय घटना है। ये बिल्कुल खगोलीय घटना है और बहुत ही प्राकृतिक घटना है जिसका नज़ारा देखकर मतलब इंसान को अचंभित और रोमांचित भी होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इस तरह के नज़ारे देखने मिल रहे हैं। जी मैम, गैलेक्सी क्या होती है? अच्छा देखिए, गैलेक्सी को अगर हम बोले तो अगर आप जानते हैं कि हमारा जो ये धरती जिस पे हम रह रहे हैं ये आकाश गंगा का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। अब अगर मैं गैलेक्सी को बताऊं तो गैलेक्सी में हजारों करोड़ों तारे हैं, काफ़ी सारे सौर मंडल हैं। हमको लगता है एक हमारा सौर मंडल है जिसमें सूर्य बीच में है, मध्य में है और उसके चारों तरफ कई सारे ग्रह चक्कर मार रहे हैं, उपग्रह हैं। लेकिन ऐसे हजारों सौर मंडल इस पूरी आकाश गंगा या गैलेक्सी में। तो अगर मैं गैलेक्सी को बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहुत हजारों सौर मंडलों का एक समूह है जिसकी अलग अलग शेप होती है। अच्छा मैम, क्या सामान्य आंखों से यदि हम आकाश की तरफ देखें रात्रि में तो क्या पहचाना जा सकता है गैलेक्सी को? हाँ, कैसे पहचाने? बिल्कुल, देखिए हम जिस गैलेक्सी का हम पार्ट है, मतलब कि जो हम आकाश गंगा बोलते हैं, दूध जैसी रोशनी आपको दिखेगी जिसको मिल्की वे बोलते हैं हिंदी में। उसका नाम ही मिल्की वे इसलिए कि पहले वाली कहानियों में ऐसा था कि कोई बूढ़ी दादी ने एक पूरा मतलब बर्तन भर के दूध फैला दिया आकाश में। अच्छा। तो दूध फैला हुआ है वो। अच्छा। वो दूधिया सी रोशनी होती है उसकी मिल्की। और ये जनरली गर्मियों के मौसम में अगर आप देखें तो आपको उसका एक हिस्सा दिखाई देता है। अच्छा। आकाश गंगा का, वो आप अपनी आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं। पर अगर आप टेलीस्कोप के द्वारा देखना चाहें तो एक और आकाश गंगा जैसी गैलेक्सी आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। अच्छा। हाँ, वो आप देख सकते हैं। मैम, ये जो मिल्की वे की आप बात कर रहे हैं, दूधिया आकाश में दिखाई देता है ये, तो क्या ये 12 महीने देखा जा सकता है इस मिल्की वे को, या कुछ आपने जैसे गर्मियों का कहा, कुछ महीने स्पेसिफिक होते हैं जब हम इन्हें देख सकते हैं आकाश में? कोई भी किसी भी मतलब खगोलीय पिंड को या ग्रह को या नक्षत्र को देखने के लिए एक विशेष समय होता है। और उसका रीज़न ये है कि हमारी धरती जो है वो घूम रही है अपनी धुरी पे और सूर्य का भी चक्कर मार रही है। तो क्या होता है, जो उनकी स्थितियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं। दूसरी बात है, आसमान का साफ होना भी ज़रूरी है। और आप किस जगह पर हैं, आपका लैटिट्यूड आपका लॉन्गिट्यूड कहाँ है, आप किस जगह से देख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसलिए जो मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध की, तो जो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी लोग हैं वो लोग मिल्की वे को जनरली गर्मियों के समय, जैसे अगर मैं अपनी भारत की बात करूँ, चलो क्यों जाएं हम, क्योंकि हम भारतवासी हैं तो भारत की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम गर्मियों में ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाएंगे। हालांकि हमको पता है कि वो मिल्की वे कहीं जाने वाला नहीं, वो वहीं है, उस स्थित में है, लेकिन अगर आंखों से देखना है तो हम क्लियरली उसको गर्मियों के समय ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं। जी, बिल्कुल, आप दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हैं प्रीति मैम, जहाँ पर आप ये बताया कि धूमकेतु होते हैं, किस तरह से ये वायुमंडल में घर्षण होता है और ये पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण से बढ़ते हैं, और तारा टूटना कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अगर आपको बीच में रोक रही हूँ, सॉरी, बल्कि लोग ऐसा बोलते हैं टूटते हुए तारे से अगर आप कोई विश मांगो तो वो इच्छा पूरी भी हो जाती है। अच्छा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है, पर ये तो मुझे नहीं मालूम है कि वो विश पूरी करेगा कि नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि ये एक बहुत ही प्यारी सी खगोलीय घटना है। और इसका कोई अपशगुन नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी शगुन ही है, क्योंकि आप खुश हो जाते हो, तो खुश होना तो अच्छी बात है। मैम, इसी तरह से भ्रांतियाँ कुछ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को लेकर भी बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो इसको अगर हम विज्ञान से जोड़कर देखें तो इस पर आप प्रकाश डालें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य ग्रहण सबको मालूम है कि ग्रहण क्या है, छाया है, ठीक है। तो धरती है, सूर्य है और चंद्रमा है, ये तीनों घूम रहे हैं। पर जब ये तीनों लाइन में आ जाएंगे और हमारे पास छाया पड़ने लग जाएगी किसी भी चीज़ की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहण। तो एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड पर पड़ रही है, उसको ग्रहण बोलेंगे। अब जब ग्रहण होता है तो काफ़ी सारा परिवर्तन होता है। आपको मालूम है कि जैसे सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी हैं पर हार्मफुल भी हैं, रेडिएशन होता है। तो जब ग्रहण होता है तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो मिथ्या ये नहीं है कि हमको अपनी नेकेड आई से, मतलब बिना चश्मे के, बिना किसी चीज़ के सूर्य ग्रहण हो रहा है उसको देख लो, नहीं देखना है।
लेकिन आज हमको मालूम है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो हमारे पास एक ग्लासेस हैं क्लिप्स देखने के लिए, हमारे पास तरीके हैं कि किस तरह से देखा जाए उसको, कैसे आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो। और इसलिए अब ये कहना कि नहीं आपको सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, वो गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास एक आंखों के ऊपर लगाने के लिए अच्छे अच्छे ग्लासेस हैं, फिल्टर्स हैं, जिससे आप देख सकते हो। और ये नज़ारा ज़रूर ही देखना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। खासकर मैम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को ये सब से दूर रहने को कहा जाता है। घर से बाहर ना निकलें, स्नान करें, पूजा पाठ करें। देखिए ये सारी चीज़ें तब थी जब इसके बारे में हमको मालूम नहीं था। आप खुद ही सोचिए कि आप अपने आप को ले जाइए पुराने ज़माने में, जब ना टेलीस्कोप थे, ना कोई नॉलेज थी कि क्या, अचानक अंधेरा हो गया तो हम डरेंगे ना कि ये क्या हुआ, अचानक अंधेरा कैसे हो गया। मतलब कोई भगवान ने, किसी की शक्ति ने कुछ ऐसा किया है इस वक्त, अब उसका नाम लो तो हम बच जाएंगे, कोई प्रकोप है। इससे बचने के लिए उन्होंने बोला ये करो, बाहर मत निकलो, पूजा करो, ये करो, ताकि अब जैसे जैसे ही आप पूजा पाठ करने लगे थोड़ी देर बाद देखा उजाला हो गया, हाँ भगवान ने सुन ली, हटा लिया उसने। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, इस बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमको पता चला कि क्या तरीका है। और तो अब इतना नहीं है, पर गर्भवती महिलाओं को स्पेशली अगर आपने बोला है तो ये मैं कहूँगी कि गर्भवती महिलाएं ज़्यादातर एक्सपोज नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि उस वक्त रेडिएशन डिफरेंट होता है। तो एक थोड़ा प्रिकॉशनरी हम बोलें कि गर्भवती महिला ना देखें तो कोई उसमें गलत बात भी नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम इसको मिथ्या तो नहीं कहूँगी। दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी ये बात नहीं कहूँगी कि आप अपनी आंखों पर बिना चश्मे के या बिना प्रोटेक्शन के आप देखें। यानी कि प्रीति जी, जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं वो साइंस से संबंधित हैं। बिल्कुल। और पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें कही गई हैं उनका लॉजिक कहीं ना कहीं रहा होगा। तो हम अगर इसको साइंस से लेकर जोड़ें तो वास्तविकता में ये रेडिएशन से संबंधित है, ये दोनों घटनाएं, है ना। इस पर शगुन अपशगुन और इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आम आदमी जो है वो ये समझेगा नहीं ना कि रेडिएशन बोलेंगे आपको कि विकिरण आ रहा है, सूर्य का विकिरण आ रहा है, जिसको हम कहते हैं। अगर हम उसको भगवान से या किसी की नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तेरे को बहुत दुख मिलेंगे, ये तो पाप है, इस तरह से अगर हम बोल देंगे तो वो डर के मारे नहीं करेगा। आप अगर किसी को भी ऐसे जनरली बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं आपकी बात। तो इसलिए इसको जनरली हमारे रिलीजन से जोड़ दिया। मैम आकाश में तारे और प्लैनेट्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? अस्मा, ये बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तारे और प्लैनेट्स में, एक तो सबसे पहले आपको ये पोएम याद होगी, इंग्लिश की पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना जी। तो और कई हिंदी गाने भी हैं जिसमें टिम 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 तारे, ऐसे कुछ गाना भी है शायद। तारों और चांद का तो बहुत प्रभाव है। तो तारों को अगर आप देखोगे तो वो आपको ऐसे झपकते हुए दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप तारों के बीच में एक और बहुत ज़्यादा लाइट वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखेंगे जो बिल्कुल टिमटिमाने जा रहा है, मतलब बिल्कुल स्टिल है और कंटिन्यूसली उसकी लाइट आ रही है, वो प्लैनेट है। अच्छा। दूसरा, प्लैनेट जो है, जो ग्रह है, वो आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और तारे आपको छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि तारे जनरली हमसे काफी दूर हैं और जो ग्रह हैं वो तो हमारे निकट ही है, हमारे सौरमंडल के। तो जो चीज पास होगी नेचुरली बड़ी दिखेगी, जो दूर होगी वो छोटी दिखेगी। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं जी। मैम अभी हाल ही में देखा गया था कि कुछ प्लैनेट्स बहुत नज़दीक दिखाई दे रहे थे, यानी कि वो एक कतार में ही दिखाई दे रहे थे। तो कई जगह मैंने इस तरह के फोटोग्राफ्स देखे। तो ये क्या घटना है मैम? ये घटना ऐसी है, इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा समझना पड़ेगा कि आपको मालूम है कि सूर्य बीच में है हमारा जी, और उसके चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सबका एक टाइम होता है पूरा एक चक्कर मारने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे दो लोग दो अलग पैरेलल रास्तों पे जा रहे हैं, तो कभी कभी वो एक साथ पैरेलल होते हैं, पास पास आ गए वो। अच्छा। अब वो ये एक तरह का मैं बोलूँगी इल्यूजन है, मतलब एक्चुअली वो बहुत पास होता नहीं है, उनके अंदर डिस्टेंस बहुत है, क्योंकि लेकिन वो काफी नजदीक है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो जब हम नीचे से देखेंगे तो लगेगा कि अरे तो हाथी मिला रहे, बहुत पास है। तो ये जो घटना है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक लाइन में आ जाते हैं, अच्छा। तो अभी हाल ही में 24 जून को एक और घटना होने वाली, जिसमें ये चारों पांचों प्लैनेट्स एक ग्रह एक ही लाइन में होंगे। आपका बुध ग्रह, आपका शुक्र ग्रह, आपका ये बृहस्पति। तो ये नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत है। और इस वक्त जो आप जिस नज़ारे की बात करिए उसमें तो काफी पास थे हमारा। बिल्कुल, ये बड़ी हाईलाइट न्यूज़, बृहस्पति और शनि। इससे क्या फर्क पड़ता है? लाइक खगोलीय घटना तो है,
एक अलग सा एक घटना हो रही है जो देखने को भी मिल रही है क्लियर आकाश में, लेकिन इससे कुछ और परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पे? नहीं, पृथ्वी पे तो ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो जो खगोल विज्ञान से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक हैं इस चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, तो काफ़ी सारी उनको इन ऑब्जर्वेशन से काफ़ी सारे निष्कर्ष निकालते हैं, वो कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इसका कोई विशेष प्रभाव धरती के लोगों पर नहीं पड़ता है। तीसरा ये है कि जिसके बारे में मैं कमेंट तो नहीं करना चाहती, पर ज्योतिष विज्ञान में आप ये सुनते रहते होंगे कि अब ये पास आ गया है ये ग्रह और इसका कुछ फर्क पड़ता है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग तरीके का शास्त्र और विज्ञान है, और किस बेसिस पर वो इस तरह की निष्कर्ष पे आते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा कम ही बोलना चाहूँगी। पर खगोल विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल घटना है। अच्छा जी मैम, ब्लड मून क्या होता है जब मून रेड दिखाई देने लगता है? जी जी बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आसमा, कि एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि पूर्णिमा आती रहती है, मतलब फुल मून होता रहता है, मून के फेजेस होते हैं, उसी में अलग अलग मून्स को अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये जो नाम है ब्लड मून इसलिए दे दिया है कि ये थोड़ा सा अगर आपको ध्यान से देखें और ज़्यादा अंधेरा हो तो आपको रेडिश दिखेगा, लाल सा रंग, रक्त वर्ण का जिसको बोलते हैं वो दिखेगा। अब ये रक्त वर्ण का इसलिए दिखता है क्योंकि उस वक्त इस तरह की जो लाइट होती है, जो लाल रंग की जो आभा होती है ना, वो स्कैटर होती है ज़्यादा, वो बाकी सारी लाइटें स्कैटर नहीं हो पाती, क्योंकि जो चंद्रमा की जो पोजीशन है धरती से जो उसकी दूरी है उस पर फर्क पड़ता है लाइट का। अच्छा। इसमें थोड़ा विज्ञान इन्वॉल्व है, तो जस्ट बिकॉज इसलिए इसको ब्लड मून कहते हैं, वरना इसका और कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। अच्छा मैम, कई फोटोग्राफर्स भी मून्स की फोटोज लेते हैं, प्लैनेट्स की फोटो लेते हैं, तो ये न्यू मून क्या होता है मैम, और इसमें फोटोग्राफी के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? हाँ। नए फोटोग्राफर्स? देखो, एस्ट्रो फोटोग्राफी एक बहुत ही अपकमिंग और प्रॉमिसिंग वो है, फील्ड है, बिल्कुल, और लोग कई इंटरेस्ट से भी खींचते हैं, पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए सबसे बढ़िया है अंधेरी रात, ठीक है। तो आपने न्यू मून बोला, तो न्यू मून पे मून होगा नहीं, तो अंधेरा होगा। अच्छा। आपको हजारों तारे दिखाई देंगे, तो उसके अंदर आपको नक्षत्र दिखेंगे, बहुत सारे नक्षत्रों का समूह दिखेगा, कुछ स्पेसिफिक आपको जैसे बोलते हैं नक्षत्र, आपने सुना होगा स्वाति जी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, और तारों की जो ट्रेल है वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी तब हो सकती है जब न्यू मून हो। पर अगर आपको उससे चंद्रमा की ही लेनी है तो फिर चंद्रमा होना जरूरी है। जी, तो मैम ये जो नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे? अभी जैसे हम सांभर के प्रोग्राम की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ यदि अगर सामान्य तौर पर हम नाइट स्काई ऑब्जर्व करना चाहें तो किस इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आसमा जी। तो बात ये है कि सांभर जब हम गए थे तो हमने एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और वो है हमारी आँखें। अच्छा, ठीक है। हमारी आँखों में एक लेंस है जी, और हम जितनी लाइट अपनी आँखों से कैप्चर कर सकते हैं वो उस उल्का बौछार के लिए काफ़ी था। उसके लिए हमको टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ बाकी सारे खगोल पिंडों को देखने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, और जो डीप स्काई के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मतलब जो आपको आँख से कभी दिखेंगे ही नहीं जी, उस तरह की चीज़ें देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास बायनोक्यूलर्स होते हैं, और बायनोक्यूलर्स आप देखते होंगे वो वाइल्ड लाइफ वाले जो जानवरों को, चिड़ियों को देखने के लिए होते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बायनोक्यूलर्स भी होते हैं। अच्छा। तो वो हैंडी होते हैं, वो आप कैरी करके जा सकते हो कहीं पे भी, उससे हम देख सकते हैं। तो सांभर में हमने बायनोक्यूलर्स भी यूज़ किए, हमने टेलीस्कोप भी यूज़ किया, और आंखें तो यूज़ की ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं ये जानना चाहती हूँ अंत में कि अब इस तरह का जैसे सांभर में आपने प्रोग्राम आयोजित किया था, अब नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ पर है और इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे दर्शक? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया फिर से आसमा। तो क्योंकि हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है कि हम इस खगोल को, इस आकाश को लोगों को जानने का मौका दें, वो देखेंगे। तो अभी जो मैं अभी आपको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकूंगी, पर हमारा प्लान है कि हम ये 24 तारीख को 23-24 जून तक, अच्छा, ये जो सारे जो ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे ना, इनको हम ज़रूर दिखाएंगे। कैसे, कब, किस समय, इसकी जानकारी आपके माध्यम से हम दे सकते हैं, और अगर आप DST की जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप चेक कर लें, और सोशल मीडिया पर भी हम ये मतलब इंफॉर्मेशन देंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग मतलब बिल्कुल फॉलो करें उसको,
तो 24 जून का ध्यान रखें, 23-24 जून जी। और तब हम ये प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी को का बहुत बहुत स्वागत रहेगा, ओपन रहेगा, रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये दिखा पाएँ। तो हम ये 2 या 3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। बिल्कुल जी। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने कई इस तरह की जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करी जो कि सिर्फ किताबों में हमने पढ़ी थी, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसे होते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है। जब हम एक खगोल शास्त्री से बात कर रहे हैं, एक एस्ट्रोनॉमर से बात कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आप बात करने का और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों ने भी इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि अंतरिक्ष अपने आप में एक गूढ़ रहस्य तो है, लेकिन यदि आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, आप यदि टच में रहते हैं और आजकल विभिन्न तरह के प्रोग्राम, जैसे कि हमने बात करी कि सांभर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इनिशिएटिव लिया है लोगों को नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन का, तो आप इस तरह के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें और बने रहें दूरदर्शन के विज्ञान जगत प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।